हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 21 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है नेबर्स प्राइड। इंडिया की तरफ से जो वैक्सीन डिप्लोमेसी अभी स्टार्ट की गई है वो बहुत ही सही है और साउथ एशियन कंट्रीज़ को फर्स्ट लॉट आप कह सकते हो कि एक बार एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है वैक्सीन का। ठीक है, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट जैसे मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इनको एक बार भेज भी दिया गया है वैक्सीन का पूरा एक कंसाइनमेंट। इसके अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान ये भी कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर एडिटर अपनी तरफ से क्या बात को पिक करना चाह रहे हैं कि इस डिप्लोमेसी के बेसिस पे कितना कुछ इंडिया अपनी इमेज जो है वो रिकवर कर सकता है। एक बिग ब्रदर का जो रोल प्ले किया करता है इंडिया, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिलायबल, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह अगर रोल प्ले करता है तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है और कितनी अच्छी बात है ये। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड ही है पूरा। इसके आगे अगर हम चलें, लीगल लूप होल्स। अभी व्हाट्सएप ने जो अपनी प्रिवेसी की जो नई प्रिवेसी पॉलिसी डिक्लेयर की थी उसको लेकर ये आर्टिकल है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप ये प्रिवेसी पॉलिसी जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट ना करें। तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए इस तरीके से जो इंस्टेंट एप्लीकेशन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। फिर ये वाला आर्टिकल है जिसमें जो डिजिटल सर्विस टैक्सेस के बारे में एक रिपोर्ट हमने पहले से डिस्कस की थी, जिसमें 2% टैक्स लगाने की बात की है गवर्नमेंट ने। तो आर्टिकल है द साइबर टैक्स कॉनड्रम। ठीक है, तो किस तरीके से इस रास्ते में जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं कि कैसे ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एडवर्टाइज करने वाली कंपनियां जो जिनका रेजिडेंस तो है आउट ऑफ इंडिया और वो बिज़नेस कर रही हैं इंडिया में, जबकि उनकी कोई बिल्डिंग भी नहीं है, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं, उसके बावजूद वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो बोला ऐसी कंपनियों से टैक्स कैसे लगाया जाए, तो उसको लेकर के DSTA डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो 2% का लेवी करना शुरू किया है गवर्नमेंट ने। तो देखेंगे क्या मुद्दा है पूरा, अभी तक कौन कौन से कंट्रीज़ ने कितने कदम उठाए हैं और USA का क्या स्टैंड है। और ये वाला आर्टिकल हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। देखते हैं अब आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे देखोगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप का आउटगो के बारे में है, हमारे बिल्कुल काम का नहीं आर्टिकल। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी में मॉरल वैल्यूज़ कैसे हेल्ड की जाए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कोर्ट, इनके बेसिस पे केवल अगर देश चले तो फिर तो देश सारे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सोसाइटी में इस तरीके के नॉर्म आने की ज़रूरत है। देखेंगे उस आर्टिकल को। और ये आर्टिकल हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, बंगाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो इस तरीके से 4 आर्टिकल्स हैं, देखते हैं डिटेल में एक एक को। फर्स्ट आर्टिकल है नेबर्स प्राइड। देखो यहाँ पर एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली का ये जो डिसीजन है ना, जो वैक्सीन भेजा गया है साउथ एशियन जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनको, ये सही दिशा में सही कदम है। इससे हम हमारे नेबर्स के साथ में रिलेशन और अच्छे कर पाएंगे। इंडिया के पास में हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि इस तरीके की डिप्लोमेसी को हार्नेस किया जा सके, रीजन में अपने आप को फिर से एक इफ़ेक्टिव, एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तौर पे इम्पोज किया जा सकता है। आप देख सकते हो आज वैक्सीन अपने आप में एक कॉमन गुड है। हर एक इंडिविजुअल को जो इस कोविड-19 की बीमारी से डरा हुआ है या इन्फेक्टेड है या उसको कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल है, तो उनको वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और साउथ एशियन पीपल के इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंडिया अगर उसमें अच्छा रोल प्ले करता है तो इंडिया की इमेज और रेपुटेशन बढ़ेगी। इंडिया ने मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स, इनको तो ऑलरेडी एक कंसाइनमेंट भेज दिया है। इसके अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आगे काम कर रहे हैं। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद में इनको भी ये वैक्सीन का शिप भेज दिया जाएगा। देखो, इस तरीके के काम करने से दिल्ली जो है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह काम कर रहा है, जो कि वाकई में करना चाहिए। क्योंकि साउथ एशिया में अगर देखें तो इंडिया जोग्राफिकली या फिर आप देख लो पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे बड़ा कंट्री है। तो कटिंग एज हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारे पास में अवेलेबल है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हमारा कितना गजब तरीके से परफॉर्म करता है, और इंडिया को तो वर्ल्ड की फार्मेसी तक बोल दिया गया है। तो उस केस में आप देख सकते हो कि कितने लोग हमारे यहाँ पर
साउथ एशिया से या इंटरनेशनली देखें तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि इंडिया में सस्ता ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जबकि वेस्ट में अगर वही ट्रीटमेंट लेने के लिए जाए, जैसे यूरोप में जाए या फिर यूएसए में, तो उनके बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसी के साथ साथ में मेडिसिन जो है इंडिया में, आप देख सकते हो साउथ एशियन कंट्रीज़ में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वहाँ पर इंडिया की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है जब मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन्स के बेसिस पे हम सस्ते में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इवन पाकिस्तान में भी हमें इस चीज़ के लिए बहुत रेपुटेशन या बहुत इज्जत मिलती है। देखो, ये अपने आप में एक नेचुरल चीज़ थी कि वाकई में इस क्षेत्र में, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में वैक्सीन मैन्युफैक्चर अगर इंडिया में होता है तो इंडिया इस चीज़ को, इस फैसिलिटी को डेफिनेटली अवेल कराए बाकी कंट्रीज़ को। देखो, अभी फ़िलहाल तो कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप किया हुआ और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वो एक ऑप्शन वायबल था और इन्हीं के कंसाइनमेंट अभी भेजे गए हैं। रही सही में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी अश्योरेंस दी है कि हम सप्लाई को पूरा कंप्लीट करेंगे वैक्सीन की, जो इंडिया ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया है। तो ये एक कमेंडेबल आप कह सकते हो कि एक्टिविटी है जो कि इंडिया ने बड़ी क्विकली इस चीज़ को कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हो शुरुआती सप्लाईज़ की अगर बात करें तो वो तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर एक बार वही चीज़ होगी, शुरुआत में आप फ्री में दे दो, फिर उसके बाद में कंट्रीज़ जैसे ही इस वैक्सीन से कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो वो डेफिनेटली आगे कॉमर्शियल एग्रीमेंट भी होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, छोटे कंट्रीज़ आसपास के हमारे पड़ोसी, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स के साथ में एग्रीमेंट कर लेंगे, तो उसके बेसिस पे आप मार्केट भी बना सकते हो अपना। तो गवर्नमेंट ने अभी अपनी तरफ से नेगोशिएशन शुरू भी कर दिया है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, इन आप कह सकते हो कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स को लेकर के। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है कि किस तरीके से हमारे पास में जो कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल है उससे हम हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो हम आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया की बात करते हैं उसको भी प्रमोशन मिल रहा है। देखो, दिल्ली की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो अपने नेबर्स के साथ में हमेशा बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफिकली बिल्कुल टाई अप है, ठीक है, ये दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से। तो यहाँ पर इंडिया को अपने आप को रोकना चाहिए कि कहीं वो चेस्ट थंपिंग ना करने लग जाए कि हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, पूरे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को बचा लिया। तो वहाँ पर खुद की अपने मुँह मिठुइयाँ नहीं बोलने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ करता है तो देखो, चाइना और इंडिया कहीं ना कहीं कंटेस्ट कर रहे हैं। चाइना के साथ में ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ ने वैक्सीन को लेकर के एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, बट इंडिया का अगर इफेक्टिव जाता है, सस्ते में अगर अवेलेबल कराता है, और उस केस में अगर इंडिया वहाँ पर अपनी चेस्ट थंपिंग करता है, तो उस केस में कहीं ना कहीं इंडिया अपनी जो इमेज जो इंक्रीज़ कर रहा है ना, अच्छी रेपुटेशन बना रहा है, उसमें अपने आप ही खुद के धब्बा लगा लेगा। तो चेस्ट थंपिंग को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखो, सभी कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके पास में कैपेबिलिटी है कि वैक्सीन डेवलप किया जा सकता है, तो ज़रूर इंटरनेशनली जो भी एक पुअर कंट्रीज़ हैं या फिर जो आप कह सकते हो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्प की जाए इक्विटेबल मैनर में, ठीक है। हर एक कंट्री के अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं। आप देख सकते हो जो ग्लोबल इम्यूनिटी बनाने के लिए जो वैक्सीन का जो एक पूरा कह सकते हो कैंपेन शुरू हुआ है, फाइजर की बात करो, मॉडर्ना की बात करो, इस एस्ट्राजेनेका की बात करो, भारत बायोएनटेक की बात करो, वो सारे मिलकर के काम कर रहे हैं ना। तो उसका वजह क्या है, ये वैक्सीन जो है वो एक कॉमन गुड है, ग्लोबल कॉमन गुड बन गया है। तो इसको हर एक इंडिविज को अवेलेबल होना चाहिए अक्रॉस द नेशन। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का है तो उसको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान भी अगर अप्रोच करे तो डेफिनेटली हमें उसको भी सप्लाई करना चाहिए। इसी तरीके से इंडिया की बात अगर हम करें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में टाई अप लगातार करें, चाइना भी लगातार कर रहा है, और चाइना तो एग्रीमेंट साइन भी कर ले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में और पाकिस्तान के साथ में। तो इंडिया को भी अपनी तरफ से इसी चीज़ के ऊपर ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है कंपटीशन की, इंडिया और चाइना की वैक्सीन की। तो देखो, ये तो डिपेंड करेगा कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, एफिकेसी कितनी आती है, उसी के हिसाब से फिर आगे अपने आप ही ऑर्डर्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, लीगल लूप होल। देखो, अभी एक महीने पहले व्हाट्सएप ने अपनी जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसने अपना खुद का एक अपडेट अनवील किया था, लॉन्च किया था, प्रिवेसी पॉलिसी को लेकर के।
तो फरवरी 8 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। पहले तो ये कहा गया था कि बोले 1 जनवरी से नया अपडेट आएगा, तो उसके बाद में फिर ये जो प्रिवेसी पॉलिसी है वो अप्लाई हो जाएगी। बट यूजर्स ने अपने कंसर्न्स रेज किए, तो इस वजह से इसको एक्सटेंड करके 8 फरवरी कर दिया। फिर यूजर्स ने रही सही में और ज़्यादा अपने कंसर्न्स राइज किए कि भाई ये जो प्रिवेसी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो उस केस में अभी व्हाट्सएप ने ये जो अपडेट है वो मई 15 तक एक्सटेंड कर दिया है। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी कंपनी को ये कहा है कि भाई आप ये जो लेटेस्ट प्रिवेसी पॉलिसी लेकर के आए हो, इस अपडेट को आप विड्रॉ करो, क्योंकि मिनिस्ट्री ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि व्हाट्सएप का ये जो प्रोविज़न है ये फेसबुक की ये सब्सिडियरी है इस टाइम पे, और फेसबुक के साथ में, फेसबुक जैसी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ में अगर व्हाट्सएप यूजर्स का अगर डेटा शेयर किया जाएगा तो वो यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वो इन्वेजिव स्टांस होगा। कहीं ना कहीं फेसबुक जो है वो इंटरफेरेंस करना शुरू करेगा, ये इन्फेरेंस हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के फेसबुक को लिखा हमारी मिनिस्ट्री ने। इसके अलावा सेंसिटिव डेटा, जैसे कि मान लो अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पर एक इंडियन यूज़र की ऑटोनॉमी क्या है, एक इंडियन यूज़र क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए ये पूरी एप्लीकेशन लिखी गई है। आप देखोगे यूएसए में फेसबुक के अगेंस्ट में यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट और 48 स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी फेसबुक के अगेंस्ट में लॉ सूट दायर कर रखा है, और ये कह रखा है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को फेसबुक ने ओवरटेक करके कंपटीशन को ख़त्म किया है। तो फेसबुक पे ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। रही सही में व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से जो यूजर्स हैं उनके डर को कम करने की कोशिश भी की है कि भाई ये जो इंस्टेंस है, जो पॉलिसी आई है वो आपके फेवर की है। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इंडिया में यहाँ पर मिनिस्ट्री ने ये बात कही है ना, तो ये कहने की बात क्यों आई जी, क्यों हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर सके कि जब भी कोई नई पॉलिसी लेकर के आए तो पहले उन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देख करके फिर बाद में अपनी पॉलिसी लॉन्च करें। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ईयू ने अपना खुद का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, तो वहाँ पर व्हाट्सएप की ये नई जो पॉलिसीज़ है ना ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ऐसा हमें जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत है। देखो ये जो अपडेट आया ना पॉलिसी का, ये कहीं ना कहीं डेटा शेयरिंग को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेगा, जिसमें व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा शेयर किया जाएगा फेसबुक के इकोसिस्टम से। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो ये है कि जो यूजर्स मैसेज करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में उनको, और जो मैसेज करते हैं अपने बिजनेस पर्पजेस के लिए उनको, दोनों को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना कि बंदे की पूरी डिटेल चेक हो रही है। तो वो तो जो डेटा प्रिवेसी का जो स्कोप होना चाहिए, राइट टू प्रिवेसी जो हमारे आर्टिकल 21 में हमारे लिए एनविसाज किया हुआ है, वो चीज़ कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन अगर किसी यूजर की कहीं पे ओपन कर दी जाती है, शेयर कर दी जाती है, तो वो तो कहीं ना कहीं एक आने वाले टाइम पे पोटेंशियल थ्रेट भी हो सकता है उस इंडिविजुअल के लिए। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड अगर डेटा कहीं पे शेयर हो जाए तो वो तो बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर्स जो है इस पॉलिसी टर्म को लेकर के पहले से ही कहीं ना कहीं कंसर्न है। हाँ, एक ऑप्शन भले ही अवेलेबल है कि व्हाट्सएप को छोड़ करके दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाया जा सकता है, जैसे टेलीग्राम हो गया, कोई और ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल हो। बट अगर आप देखोगे तो 400 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में व्हाट्सएप के, तो क्या वो रातों रात एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा, ये इतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। रही सही में व्हाट्सएप पे जो रिलायंस है उतना यूज़र फ्रेंडली होना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। अब देखो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर हमारे यहाँ पर अभी अवेलेबल है नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे है या नहीं, तो इस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के शोषण के लिए हमेशा तैयार है, वल्नरेबल है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि एक डेटा प्राइवेसी लॉ जल्दी से जल्दी लाया जाए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश किया जाए, जिससे कि इस तरीके के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर रेगुलेशन में लाया जा सके। इससे क्या होगा, ये भले ही हो सकता है कि ये जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी सर्विसेज को लिमिट कर दे, सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल ना कराए। हो सकता है इंडिया में कानून आ जाए या रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर स्टैब्लिश कर दी जाए तो ये सारी फैसिलिटी ना दे, बट वो बंद तो नहीं करेंगे ना, एटलीस्ट सर्विसेज को डिनाई तो नहीं करेंगे। जैसे कि यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने बात की जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑलरेडी है, तो वो इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा पावर देता है कि वो अपने डेटा के हिसाब से
जो भी जैसे डेटा शेयर करने के लिए कंसेंट की बात आए कि हाँ भाई आप राजी हो तो आपका डेटा शेयर किया जाए, वहाँ पर इंडिविजुअल का अपर हैंड है। तो वही चीज़ अगर हमारे यहाँ पे आ जाएगी तो हो सकता है कि व्हाट्सएप जो है वो अपनी सर्विसेज पूरी ना दे, चलो चल जाएगा, बट कम से कम यूजर सेफ तो रहेंगे ना, उनका डेटा तो सेफ रहेगा। जैसे कि व्हाट्सएप अपने ये रूल्स हैं ये ईयू में अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ये जीडीपीआर है। देखो, रेगुलेटरी अपरेटस को पुट करना ये अपने आप में इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि डेटा को मॉनिटर किया जाए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन क्या है कि भाई डेटा कलेक्ट कहाँ से किया जा रहा है, किस तरीके का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, और कहाँ पर इसको स्टोर किया जा रहा है, तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बनाने की ज़रूरत है। कानून लाओ और एक अथॉरिटी जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश करो जिससे कि हमारे यूजर्स के डेटा को हम प्रोटेक्ट कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द साइबर टैक्स कॉनड्रम। आर्टिकल लिखा हुआ है सुरंजलि टंडन के द्वारा। देखो, डिजिटल कंपनीज के टैक्सेशन को लेकर के G20 कंट्रीज में कंसर्न लगातार राइज होते जा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर के जो इंटरनेशनल टैक्स लॉज हैं उनमें रिफॉर्म की बात भी लगातार होती जा रही है। OECD कंट्रीज जो कि एडवांस कंट्रीज का एक ग्रुप है, उन्होंने अपनी तरफ से एक शुरुआत की थी कि किस तरीके से कंपनियां कमाती तो है इंडिया से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कमाती तो है इंडिया से पैसा और वो टैक्स पे कर रही है आयरलैंड में जाकर के, तो यहाँ पर उन्होंने बेस का इरोजन कर दिया और प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया आयरलैंड में, और फिर वहाँ पर टैक्स रेट कम है तो वहाँ पर टैक्स पे करती है। तो इसका घाटा OECD कंट्रीज़ को बहुत उठाना पड़ा। तो OECD कंट्रीज़ ने अपनी तरफ से बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग जो शिफ्टिंग प्रोग्राम है उसके बेसिस पे टैक्सेशन को शुरू किया। बट अभी आप देखोगे 7 साल हो गए OECD को इस पर काम करते हुए, वर्क स्टिल अंडर प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस कंटिन्यू है, फाइनलाइज नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर बड़ी चिंता की बात आ जाती है कि ये जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे कंपनीज में ऑपरेट करती है, इनका खुद का जो लोकेशन है वो तो एक कंट्री में कमा रही हैं बहुत सारी कंट्रीज में, तो वहाँ पर पैसा कमा करके वो टैक्स ना देती हैं तो वो तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए तो लॉस वाली बात हो गई ना। तब जाकर के इंडिया ने 2016 में पहली बार इक्वलाइजेशन लेवी मतलब इक्वलाइजेशन टैक्स अप्लाई किया कि जो बाहर की कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करती है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे, वो जितना पैसा कमाती है उस पर टैक्स लगना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट होने वाली कंपनीज हैं उनको आपके कहने का मतलब एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो। क्योंकि बाहर की जो बड़ी कंपनीज हैं, मान लो अमेजोन की बात करो या कोई भी वॉलमार्ट की बात कर लो, कोई भी बड़ी कंपनी है, या फेसबुक की बात कर लो, ये बड़ी कंपनीज जो है हमारे यहाँ पर आती हैं तो इनके पास में तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है इनके पास में, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होती है। वो अगर हमारे यहाँ पर आके हमारे जो शुरुआत करने वाले जो स्टार्टअप इंडिया के बेसिस पे मान लो कोई नई कंपनी शुरू ही की है तो उनके साथ में अगर कंपीट करेंगे तो हमारे वाले तो पहले से ही गेम से आउट हो गए। तो उस केस में ये इक्वलाइजेशन लेवी शुरू किया था 2016 में, और फिर मार्च 2020 आते आते हमारे डिजिटल सर्विसेज जिनमें आप देख सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी इक्वलाइजेशन लेवी को और एक्सटेंड कर दिया गया था। इस बात को लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स आए थे कि भाई ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है ना उनके एथोस के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में तो आप ओपन ट्रेड की बात करते हो और इस तरीके से, बट पॉइंट क्या आ जाता है कि हमारे यहाँ पर एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा तब हमारी जो कंपनियां हैं वो सर्वाइव कर सकेंगी, वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे डिजिटल सर्विस टैक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप देखोगे 2%, ठीक है, इन कंपनियों पे। तो इस तरीके से जो एक इंटरनेशनल नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनकर के आ रहा है ना, इस ऑर्डर को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया देखो बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर डिजिटल कॉरपोरेट्स है ना वो लगातार बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जैसे अमेजोन का मार्केट देखो कितना गजब का फैला है, तो वहाँ पर उन इनकम यहाँ से कर रहे हैं तो राइट टू टैक्स भी यहीं पर होना चाहिए। तो ये तो हो गया देखो कंटेक्स्ट। अब बात आ रही है कुछ मुद्दों की। देखो यूएसए में इस डीएसटी को लेकर के इंडिया ने जैसे डीएसटी अप्लाई किया तो जून 2020 में यूएसए ने अपनी तरफ से यूएसटीआर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ठीक है, ट्रेड रिलेशन होते हैं यूनाइटेड नेशंस ट्रेड रिलेशन, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कि ये जो इंडिया जैसे कंट्रीज ने जो डीएसटी जैसे टैक्सेस लगाए हैं, डिजिटल सर्विस टैक्सेस, तो इनसे तो कहीं ना कहीं ट्रेड जो है वो यूनिलैटरल वे में इफेक्ट हो रहा है। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड रिलेशन वैसे अच्छे नहीं रहे। अभी हमने कल परसों एक आर्टिकल देखा था कि हमने जो हमारा जो
कह सकते हैं ना सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है जहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन है वो तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के टाइम पे। अब डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद में अब ट्रेड का थोड़ा स्कोप देखने वाली बात है। तो फिलहाल यूएसटीआर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ट्रेड एक्ट है यूएसए का 1974 का, उसके सेक्शन 301 के अंडर में। तो 10 ज्यूरिसडिक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगा जिनमें से इंडिया एक है। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये वो इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे, क्या ये जो डीएसटी है इंडिया ने अप्लाई किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्या यूएसए की कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में लगाया है या फिर सभी कंपनियों के अगेंस्ट में लगाया है। इसके अलावा ये जो इंडिया की इक्विलाइजेशन लेवी है ये अनरीजनेबल है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये एक तो सडन इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा नहीं कि कोई पहले से वार्निंग दी गई हो कि हाँ भाई हम ऐसा कोई टैक्स लगाने वाले हैं। बोले एक तो ये टेंशन है यूएस वालों को, चिंता क्या आ रही है कि ये अचानक से इंप्लीमेंट किया गया है, और दूसरा इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया है, मतलब कानून तो बना दिया 2016 में, अप्लाई कर दिया 2012 से। बट यहाँ पर राइटर इस चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड कर रही हैं। देखो ओवरऑल बात यह है कि लगभग 119 कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही हैं और उन पर ये कहीं ना कहीं डीएसटी अप्लाई होगा। तो उनमें से 72% कंपनियां तो यूएस से बेस्ड है। अब इसमें आप देखोगे कि इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली कंपनीज हैं वो सारी की सारी उनका ओरिजिन है ही यूएस में। तो डेफिनेटली यूएस बेस्ड कंपनियां हैं तो टैक्स भी फिर उन्हीं को ही देना पड़ेगा। जो अब बात यही तो ना कि भाई इंटरनेशनली उनका बेस तो कहीं और है, कमा इंडिया में रही है, तो उनको तो 2% देना पड़ेगा। अब 2% देने की बात आए तो फिर यूएसए की अगर 72% कंपनियां हैं तो फिर यूएसए की कंपनीज को ही देना पड़ेगा। तो राइटर बिल्कुल क्लियर बोल रही हैं कि यहाँ पर न तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई इस तरीके से देख रहे हैं कि कौन सी, मान लो कि अमेजोन की साइज़ बहुत बड़ी है और यूएसए की कोई दूसरी कंपनी है उसकी साइज़ छोटी सी है तो अलग अलग टैक्स लगेगा। जी बिल्कुल नहीं, साइज चाहे कुछ भी हो 2% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ना ही ये जो प्रोविज़न है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये जिस दिन से आपने नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने उसी दिन से ये टैक्सेशन लागू होगा। तो यूएसए के जो कंसर्न्स है ना वो कहीं ना कहीं एड्रेस होते हुए हमारे यहाँ पर राइटर क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, कंपनियों के साथ में आप देखोगे जो कंपनियां परमानेंट रेजिडेंट हैं, जो हमारे इंडिया की ओरिजिन है, इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, तो देखो उनके ऊपर तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज सीधा टैक्स लगा देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, मान लो कोई कंपनी है ए, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली काम करती है, या फिर इंडिया के अंदर इसकी मान लो कोई कंपनी है ए, उसकी लोकल सब्सिडरी है जो कि रजिस्टर्ड एंटिटी है इंडियन टैक्स लॉज के अंडर में। ठीक है, तो देखो उन पर तो टैक्स इंडिया में, इंडिया की इंडिया में लग जाती है। पर कोई एक फर्म है बी जो सर्विस तो दे रही है इंडिया में बट उसका बिलिंग एड्रेस है ना वो आयरलैंड का है, तो उन पर क्या टैक्स लगे, उन पर टैक्स लगाने के लिए क्या करें, इसलिए ये फिर डीएसटी का प्रोविजन हमारे सामने आता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, बोले ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ये कंपनियां जो हैं वो कंज्यूमर पे, मतलब कंज्यूमर के ऊपर लोड लगा देगी। तो यहाँ पर राइटर बोल रही हैं कि इस तरीके से तो ये टैक्स नहीं देगा। कारण क्या है, क्योंकि इससे प्राइस राइज हो जाएगी। अब टैक्स लगाएगी तो डेफिनेटली प्राइस राइज हो जाएगी, तो वो तो डेफिनेटली जो कंपनियां क्लेम करती है ना, तो कंपनियां ही अपनी तरफ से टैक्स पे करेंगी, इसके लिए बाउंड करना जरूरी है और ये कहीं ना कहीं प्रोविजन किया जा रहा है। यूएसटीआर इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, वो अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक डर है कि वो कहीं ना कहीं रिटेलिएटरी टैरिफ ना लगा दे। जैसे कि यूएसए बोल दे कि आप हमारी कंपनियों के ऊपर इतना टैक्स लगाते हो, हम आपसे आने वाला जो इंपोर्ट है या फिर जो आप हमें एक्सपोर्ट करते हो उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। अब वो टैरिफ किस तरीके से हो सकता है कि कोई टैक्स ज़्यादा बढ़ा दे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वो बढ़ा दे, तो इंडियन जो मटीरियल या कोई भी सर्विस भारत से एक्सपोर्ट होकर के यूएसए में जा रही है तो उनके ऊपर वो रोक लगा सकता है। जैसे कि यूएसए ने फ्रांस में भी एक डीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, डिजिटल सर्विस टैक्स, तो उसके अगेंस्ट में यूएसए ने रिस्पॉन्ड किया और फ्रांस के एक्सपोर्ट पर बहुत सारे टैरिफ्स को अप्लाई कर दिया जनवरी 2021 में। पर हाँ ये ठीक है कि अभी उनके बीच में थोड़े से नेगोशिएशंस चल रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, एक तो हो गई सर्विस सॉफ्टवेयर बेसिस, मतलब इंटरनेट के बेसिस पे, तो वो तो जा रही है फ्रांस में यूएसए से, और फ्रांस से फिर ट्रेड हो रहा है। तो कहने का मतलब ट्रेड अपने आप में कोलेटरल का काम करेगा इस पूरे मुद्दे को हैंडल करने में। देखो कोर प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि ये जो इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो ये कि ये डिजिटल कॉरपोरेशंस है ना,
इनका लोकेशन कहीं और है, सर्विस कहीं और दे रही है। मतलब इनकी बिल्डिंग जो है ना ब्रिक एंड मोर्टार से बनी हुई, वो तो कहीं और है और सर्विसेज कहीं और दे रही है। तो करंट जो बेस है ना टैक्सेशन का, ये बहुत सही है। इसी से हम कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, डिजिटल टैक्सेशन को, डिजिटल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है उन कंपनियों पे डीएसटी लगा करके। देखो, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि इस तरीके के नए बेसिस को इवॉल्व किया जाए, जिससे कि टैक्स लगा करके और जो वल्नरेबिलिटी है उसको, और साथ में जो इंडियन यूज़र्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। बट 2018 में जैसे ही ये रीनेगोशिएशंस की बात हुई तो उसमें फिर कहीं ना कहीं ये कहीं एक्सक्लूड हो गया। देखो, इंडिया ने भी अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया था 2018 में कि हाँ, हमारे जो इनकम टैक्स के अंदर जितना कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको हम ट्रेस करेंगे। बट वही बात है कि जब रिवाइज नेक्सस की बात आई, जैसे यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने पहले तो हाँ में हाँ मिला दी, बट अभी इनके बीच में कोई भी कंसेंसस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बायलैटरल नेगोशिएशंस अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके के कानून बनाना अभी थोड़ा मुश्किल है। बट इंडिया ने जो कुछ किया है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। दूसरा, ओईसीडी कंट्रीज जो हैं वो लगातार इन कामों पर मतलब इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर सोच रही है, काम कर रही है सारा। अक्टूबर 2020 में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट डिक्लेयर किया था, जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम, जिसमें कि हाँ टैक्सेशन कैसे होना चाहिए इन कंपनियों का जो कि रजिस्टर्ड तो कहीं और है, ऑपरेट कहीं और कर रही है, ठीक है, तो उनके ऊपर कैसे टैक्सेशन का सिस्टम हम अप्लाई करें। तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट उन्होंने रिलीज भी किया था और फाइनलाइज करने का टारगेट है जून 2021 तक। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो सारे स्टेक होल्डर्स है ना उनका कंसल्टेशन साथ में आना, कॉन्फिडेंस आना, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। जैसे मान लो यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए थोड़ा ना चाहेगा कि उसकी कंपनी के ऊपर कोई टैक्स लगाए। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं, ओईसीडी में यूएसए भी मेंबर है, तो उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं ये होता है कि वो कंट्रीज़ अपनी खुद की कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अभी कंसल्टेशन फाइनल नहीं हो पा रहा है। देखो, ये जो पूरा प्रपोजल है ना, ये जिसमें ये देखा जाए कि किस तरीके से टैक्सेशन लगना चाहिए, कहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, क्या रेजिडुअल प्रॉफिट देना चाहिए, इनको भी अभी तक डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो इनमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस हो, सभी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो साथ में बैठे, बातचीत हो, और फिर उसके बाद में मल्टीपल इश्यूज़ को देख करके फिर एक फाइनलाइज किया जाए, जैसे WTO जैसे प्लेटफॉर्म पे बातचीत हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो सेंसिटिव मैटर्स हैं, अब जिसमें हमने देखा अभी जैसे एक डेटा प्रिवेसी की बात हमने की व्हाट्सएप की, तो अमेजोन भी तो डेटा प्रिवेसी के लिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए ना, तो उस तरीके के मैटर्स पे भी कॉम्प्रिहेंसिवली बात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की स्टैब्लिशमेंट भी करनी चाहिए कि मान लो कहीं पर दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ गवर्नमेंट है एक तरफ कंपनी है, तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उनके बीच में एक आर्बिट्रेशन करवाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए इंटरनेशनली। वो भी कहीं ना कहीं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, डिस्कशन होना चाहिए। इसके अलावा कंप्लायंस बर्डन है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनियां भी कहीं ना कहीं जवाबदेही तो उनकी बनेगी ना। तो देखो, यूएसए ने तो अपनी तरफ से जो कुछ भी किया है ना, उसका ये टारगेट है यूएसए का, तो वो तो ये चाहता है यूएसए कैसे भी करके उसकी खुद की कंपनियां जो है वो ज़्यादा प्रेशर में नहीं आए, इस तरीके का काम करना चाहता है। बट इंडिया जैसे कंट्रीज़ ने जो डीएसटी अभी अप्लाई किया, जैसे फ्रांस का भी हमने नाम देखा, ओईसीडी कंट्रीज़ में जो दूसरे मेंबर्स हैं, या फिर हमने देखा कि जिस तरीके से गाफा टैक्स एक बार बार आता रहता है, गूगल, अमेजोन, फेसबुक और एप्पल पे, जो कि ईयू ने अपनी तरफ से अप्लाई करने की बात की है। तो इन टैक्सेस से हमें क्या पता पड़ रहा है कि जो सॉवरेनिटी है ना टैक्स लगाने की, वो बिल्कुल अपहेल्ड रहनी चाहिए। जैसे इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी में यूजर्स का अगर बेस है किसी कंपनी के पास में, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है। इसको हम बोलेंगे सॉवरेनिटी टू टैक्स। इसमें यह नहीं कि यूएसए हमें गाइड करेगा कि भैया आप टैक्स लगाओ या ना लगाओ, नहीं। तो इसके लिए हमें एक कह सकते हो कि एक आउटसाइड टैक्स ट्रीटी करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मतलब सारे देश एक साथ आओ और काम कर लो, और इसके लिए इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम किया है। और ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है इस पूरे प्रॉब्लम का, कि हर एक कंट्री अपने हिसाब से फिक्स कर ले, और 2% जो भी कंपनियां, मान लो इन्फोसिस है फॉर एग्जांपल,
इन्फोसिस ऑपरेट यूएसए में करती है अपनी तरफ से, कोई कॉरपोरेशन अपना स्टार्ट कर देती है इसी तरीके से अमेजोन की तरह ही, तो इन्फोसिस पे भी यूएसए अपनी तरफ से टैक्स अप्लाई कर दे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो इस तरीके के काम क्या है, सोल्यूशन दे सकते हैं इस सारे कॉनंड्रम में। नहीं तो फिर वही बात है, जिन देशों की कंपनियां हैं वो देश जल्दी से अपनी तरफ से साइन नहीं करेंगे कोई भी एग्रीमेंट को, वो थोड़ा सा इशू है। तो क्यों ना फिर ये डीएसटी जैसे प्लेटफॉर्म को आगे एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसीज मॉरल फाउंडेशंस। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है कपिल सिब्बल के द्वारा। देखो, राइटर यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करें या फिर जो पॉलिटिशियन जो कुछ भी हमारे यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसका एक ही रिजल्ट आ रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो वेंटनली डेसिमेट हो रही है। कहने का मतलब विलफुली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1944 में फेडरल जज एक थे जिनका नाम था लर्नेड हैंड। उन्होंने एक बात कही थी कि बोले कि हम क्या हमारी जो वाकई में जो डेमोक्रेटिक एथोस है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, क्या केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और कोर्ट्स के आधार पर ही हम अपहेल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसी बात को एक्सटेंड कर रहे हैं कि बोले कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और कोर्ट्स, इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बेसिस पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिक एथोस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और अपहेल्ड किया जा सकता है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपनी डिसेंट भी रजिस्टर करा सकते हो, आपको राइट दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। होता क्या है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंडर में ही आपने कुछ बातें बोली हैं, वायलेट नहीं करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप पर कोई, मान लो उस टाइम पे स्टेट आकर के आपके ऊपर और आपकी ज़बान पकड़ लेता है कि आप गलत बोल रहे हो, तो मतलब आपका जो आर्टिकल 19 राइट है, तो उसको आपको अगर रोक दे, तो उस केस में आप प्रोटेक्शन के लिए किस पे जाओगे? जुडिशरी के पास में। और उसमें बात भी क्या होगे, बोला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको आप प्रोटेक्ट करो। तो उस केस में अगर जुडिशरी प्रॉपर काम नहीं करती है, तो कहाँ पर आपकी जो वाकई में फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं हमारे रिपब्लिक का जो फाउंडेशन है, वो वहाँ पर प्रिजर्व रह सकेगा, प्रोटेक्टेड रह सकेगा? सवाल उठता है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि जब ह्यूमनिज्म की बात आए ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और कोर्ट से हमें थोड़ा सा बड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है। और उसके लिए यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि एक मॉरल यूनिवर्स बनाया जाए। मॉरल यूनिवर्स का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर पब्लिक जो है, पब्लिक के दिलों में अगर डेमोक्रेसी अगर प्रॉपरली उतरी हुई है, उनके दिलों में ये पता है कि वाकई में डेमोक्रेसी होती क्या है, तो वो कभी भी फ्री फ्लो ऑफ आइडिया को रोकेंगे नहीं। कोई भी उनके खिलाफ, मान लो एक इंडिविजुअल है ए, वो लीडर है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई अपनी डिसेंट जाहिर करता है, अपनी नाराज़गी जाहिर करता है, तो वहाँ पर अगर एक मॉरल यूनिवर्स है, तो वो इंडिविजुअल उस डिसेंट को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा, राइट? तो वहाँ पर राइट टू डिसेंट भी होगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पर अगर मॉरल यूनिवर्स नहीं होगा, तो ये जो ए लीडर है वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मोरल यूनिवर्स आप बनाते हो जहां पर लोगों के पास में पूरा नॉलेज है, वेल इन्फॉर्म्ड है, तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, वो भी अच्छे से काम करेंगे। जिसमें हम डेमोक्रेसी की जब बात करें, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके बैलेंस की बात करते हैं ना, तो ये भी तो तभी काम करेंगे जब मॉरली हम अपहेल्ड होंगे, ठीक है। हमारा अगर मॉरल अच्छा होगा तो इंस्टीट्यूशन भी अपने आप ही काम करेंगे। वही बात अम्बेडकर जी की वापस आ रही है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा बना दो, अगर उनको लागू करने वाले लोग या फिर जिन लोगों पर वो लागू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो ही सही नहीं होंगे, तो अच्छे से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं फिर से रिमाइंड हो रही है। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर लोग खुद से ही मॉरल यूनिवर्स में काम करेंगे, तो क्या वो क्रिमिनल लोगों को वोट देकर के अपना लीडर बनाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, ऑटोमेटिकली उसको डिस्कार्ड कर देंगे। मॉरल यूनिवर्स की अगर बात करें, वहाँ पर लोगों को वैल्यू के बारे में बताने की ज़रूरत है।
वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट और अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक ऐसे कल्चर को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है जहाँ पर अगर नाराज़गी कोई जाहिर भी करे तो उस नाराज़गी को अटेंशन मिले, उसके अगेंस्ट में जा करके या फिर उसको दबाने की ज़रूरत ना समझी जाए। इसके अलावा राइटर ये बोलना चाहते, देखो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, काम की चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जहां पर भी डिसेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, वो ही मेन कॉज है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट योर कंसेंट। वही बात, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। तो थीसिस आपने कोई बात बोली, एंटीथीसिस आपके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया, और दोनों में से जो अच्छा निकला वो सिंथेसिस। यही तो कोर है डेमोक्रेसी का। आप सुनते हो, आप घर पे भी बैठते हो, आपके माता पिता, आप सब लोग बातचीत करते हो, तो ये चीज़ आप फिर एक्सपीरियंस करते हो। अगर वहाँ पर एक जना अपनी डोमिनेटिंग पावर करने लग जाए तो आप ऑटोमेटिकली रिसीड करते हो, आप अपने आप को कहते हो वीक महसूस करना शुरू करते हो। तो अभी जो प्रॉब्लम है यही है कि हमारे यहाँ पर डिसेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ पर ही नहीं, आप देखो यूएसए की बात भी करो। यूएसए में अभी क्या हुआ, कैपिटल हिल पे अटैक क्यों हुआ? डिसेंट ही तो था, डोनाल्ड ट्रंप का रूल चल रहा था, इलेक्शन में वो हार गए, तो लोगों ने अपनी नाराजगी तो ही जाहिर की ना, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। दूसरा, आप कह सकते हो कि डिसेंट जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया डिसेंट अपनी तरफ से कि हाँ मेरी नाराजगी ये है, और उसको डिलीवर कर दिया, तो वो डिसेंट प्योर वे में कन्वे हो जाएगा। इस पर भी बहुत बड़ी चीज आ जाती है कि बीच में चैनल क्या है, लोग इंटरप्रीट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर चैनल जो है ना वो ही अगर पॉल्यूटेड है, मान लो आपने कोई बात बोली दो जनों के सामने और दो इंडिविजुअल बड़े करप्ट हैं, ठीक है, और वो दोनों जाकर के पब्लिक में आपके ओपिनियन को बड़े अलग ही अंदाज में पेश कर रहे हैं, जो कि आपका जो सोच थी ना उसको बिल्कुल ही डिनाई कर रहा है। तो इस चीज़ में क्या हो गया, चैनल गड़बड़ हो गया ना। तो इस तरीके से डिसेंट जो है ना, या फ्लो ऑफ आइडिया है, वो एवर नहीं रह सकता। वहां पर भी हमें इन डिस्टॉर्ट को, अब्यूज को, इनको रोकने की जरूरत है। नहीं तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसमें फ्रीडम खत्म हो जाएगी अगर चैनल ढंग से काम नहीं करेगा। डेमोक्रेसी को जरूरत है कि वो पावर को प्रिजर्व ना करे। आप कह सकते हो ना परपेचुएशन, मतलब पावर को स्टेबलाइज करने के बजाय हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। एजेंडा क्या है कि हम पब्लिक सपोर्ट को गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना इन कम्युनिकेशन चैनल्स को ठीक किया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी डेमोक्रेसी लंबे समय तक चलेगी, ऐसा नहीं अभी, लंबे समय तक चलेगी। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो ये ख़त्म करनी पड़ेगी कि भाई डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलने पड़ेंगे। इस इनएविटेबिलिटी को हमें हटाना पड़ेगा। मतलब ये कहता है ना कि भाई 5 लोग हैं तो लड़ाई तो होगी ही, ये तो इसको तो खारिज किया ही नहीं जा सकता। जी बिल्कुल नहीं, 5 लोग बैठ करके सोच समझ के भी डिसीजन आगे ले सकते हैं। कहने का मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस जो आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस जो आ रही है डेमोक्रेसी में थ्रू आउट वर्ल्ड, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये कल्चर में हमारे कंटिन्यू बैठ गया है तो ये तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। एक सोसाइटल बैलेंस आने की ज़रूरत है। देखो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास में हमने देखा कि डेमोक्रेसी को 3 पिलर होते हैं मेन। अब वहाँ पर भी अगर आप सोसाइटी में लोग वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, मोरली वो इन्फॉर्म्ड या मोरली उनका जो खुद का एटीट्यूड है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो उस केस में तो वो इंस्टीट्यूशन है वो भी फेल हो जाएंगे। फिर चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही स्ट्रांग हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है वो भी फेल होती हुई दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पर वो बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। देखो हमारा कंट्री है वो एक क्वेसी फेडरल कंट्री है। क्वेसी फेडरल क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में जितना पावर शेयर होना चाहिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है कि एक तो जो फिस्कल इशू को लेकर के देख लो या फिर पावर की बात को लेकर के देख लो, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है अगर हमें फेडरल थ्रेड को प्रोटेक्ट करके रखना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल या फिस्कल क्लॉट ये होता ही है, इसमें तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो यहाँ पर हमें मिसयूज़ नहीं होने देना चाहिए लॉज का। डाइवर्सिटी की अगर बात करें इंडिया की, कल्चरल हो, रिलीजन हो, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, ये इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वही बात हो गई, कल्चर अगर एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ इंडिया से हो और दूसरा इंडिविजुअल हो साउथ इंडिया से है,
आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हो जो कि साउथ इंडियंस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते या फिर उनकी कल्चर में उस चीज़ को गलत मानते हैं। मान लो कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड है ए, वो आप नॉर्थ इंडिया में बोलते हो तो उसका मतलब कुछ और है, और साउथ इंडिया में जाकर के वो वर्ड ए बोलते हो तो उसको अब्यूजिव वर्ड मानते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है कि वहाँ पर आप अगर वो चीज़ करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, आप उनकी डिसेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी तो डेमोक्रेसी भी लंबे समय तक चलेगी। तो मेजोरिटेरियन एजेंडाज को हमें कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में नंबर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी को आप दबा लोगे। ठीक है, जुडिशरी, पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी हैं वो अपनी तरफ से जो डिक्टाट्स डिक्लेयर करते हैं कि भाई ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, चाहे ओवर्ट वे में हो चाहे कोवर्ट हो, मतलब चाहे ओपनली हो, ओवर्ट का मतलब ओपनली, कोवर्ट का मतलब छुपे तौर पे। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, या फिर इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है अगर हमें डेमोक्रेसी को लगातार बनाए रखना है। नहीं तो क्या होगा, अगर जुडिशरी इस केस में अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ देगी या फिर अपनी जो अकाउंट, देखो जुडिशरी का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिफेंड करना। अगर जुडिशरी उनको डिफेंड नहीं करेगी तो उस केस में देखो हमारी डेमोक्रेसी जो है ना वो चोट ही नहीं खा रही है। ब्रूइज्ड का मतलब चोट ही नहीं खा रही है, वो सीरियसली वोंडेड है, बहुत ज़्यादा घाव हो रहे हैं, मेम्ड है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यहाँ पे यही पॉइंट बता रहे हैं, वहाँ पर मॉरल यूनिवर्स बिल्कुल गायब था। इस वजह से कहीं ना कहीं कैपिटल हिल पे आपने लास्ट इंसिडेंट देखा डोनाल्ड ट्रंप के जाते जाते 6 जनवरी को। बोला ऐसी ही चिंता कहीं ना कहीं इंडिया में भी घूम फिर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।